नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले और एक लेक्चर हमने आपको दिया हुआ है। इनका इंट्रोडक्शन पार्ट को आपने समझा होगा कि जो केमिकल काइनेटिक्स होते हैं वो क्या चीज होते हैं, उनको पूरा हमने डिटेल किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट को देखना ही देखना है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो आपको दूसरा लेक्चर बिल्कुल भी नहीं देखना है, राइट ना। क्योंकि अगर आप पहला लेक्चर समझेंगे तो ही आपको सेकंड लेक्चर समझ में आएगा। तो पहला लेक्चर आप जाके जरूर देखें। और इसके पहले वाला और वीडियो है, जैसे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 ये सभी चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ें। 10 चैप्टर को मैंने पूरा समझा दिया है। जो कोलाइडी विलियन होते हैं, क्या चीज होते हैं, उनको सबको मैंने डिटेल किया हुआ है। आई होप पेपर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और मैंने उनके अंतर्गत सारे चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आज का जो हमारा वीडियो है, दो टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं एक ही वीडियो में, राइट ना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हमारे पास जो वेग नियम होते हैं और जो वेग स्थिरांक होते हैं, मतलब रेट लॉ क्या होते हैं और रेट कांस्टेंट क्या होते हैं, इन चीजों को हम लोग समझेंगे। फिर हमारे पास जो एक रिएक्शन होते हैं, तो रिएक्शन को कौन कौन इफेक्ट कर सकते हैं, उनको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं, उनको बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं। बच्चों, अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड जब भी किया जाएगा आप सभी को तुरंत नोटिफिकेशन में मिलते जाएगा, राइट ना। और बच्चों, आपके दोस्त यार जो भी होंगे, कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, मजे की बात तो यह है कि सबका सिलेबस एक है। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप कोई भी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, सबका सिलेबस सेम है। तो इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपने जो भी दोस्त यार हैं, ये तो बनता है कि आप शेयर कर देंगे। चलिए समझते हैं। यह नियम या समीकरण जो किसी अभिक्रिया के वेग और रासायनिक जो अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य जो संबंध होते हैं उनको व्यक्त करते हैं, है ना। अभिक्रिया का जो वेग होते हैं हमारे पास, या अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण कहलाता है। चलिए एक बार और समझते हैं। देखो, ये नियम जो होते हैं, ये समीकरण जो किसी अभिक्रिया के वेग, कोई भी अभिक्रिया जो होते हैं, आपने पहले वाला वीडियो देखा है, इसीलिए मैं आपको बार बार फोर्स कर रहा हूं कि आप पहला लेक्चर जाके जरूर देखें, ठीक है। तो जो अभिक्रिया का जो रेट होता है ना, और जो अभिकारक की जो सांद्रण होते हैं, उनके मध्य संबंध को बताने के लिए एक नियम दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण हम लोग कहेंगे। बच्चों, क्लियर हो। एक रिएक्शन में रेट होता है और उनके सांद्रता होते हैं, और दोनों के मध्य संबंध बताने के लिए एक नियम दिया, जिसे ही हम लोग वेग का नियम कहेंगे। मतलब वेग के नियम में और वेग स्थिरांक में हमारे पास क्या अंतर होगा, नीचे भी हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास जो वेग नियम होगा वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की सांद्रता, है ना, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो दोनों के मध्य रिलेशन को बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए एक नियम दिया, जिसे हम लोग अभिकारक का वेग नियम या वेग समीकरण कहते हैं। क्लियर हो। यदि किसी अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार है, मान लीजिए ए और बी हमारे पास अभिकारक है, रिएक्टेंट है, वो बन रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इनकी सांद्रता ए मान लीजिए और इनकी सांद्रता क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। तो अभिक्रिया का जो वेग होगा, ये बता रहे हैं हमारे पास कोई पदार्थ है, हमारे पास कोई टी समय पश्चात पर, कोई समय अंतराल पर इनकी जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, चेंज होती है। जो यहाँ एक्स है, कोई भी पदार्थ है, अभिकारक है, उनकी सांद्रता को बता रहा है, ठीक है। और कोई समय अंतराल में उनकी सांद्रता क्या होती है, चेंज होती है। ये डेल बता रहे हैं, चेंजेस को, परिवर्तन को बता रहे हैं। डी मतलब डेल, है ना। समानुपाती होते हैं। कोई हमारे पास अभिकारक है ए और बी दिया हुआ है, उनका सांद्रता, ए का सांद्रता एम है और बी का सांद्रता हमारे पास एन है, नीचे में बताया गया है। अगर बच्चों हम लोग समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ स्थिरांक लग जाएगा, के लग जाएगा, राइट ना। इनको हम लोग क्या कहेंगे, वेग नियम से इनको समझेंगे, राइट ना। जो ऊपर में दिया हुआ जो समीकरण है, इन्हीं को हम लोग अभिक्रिया का वेग नियम कहते हैं, तथा समानुपाती स्थिरांक जो के होते हैं, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। तो ये दोनों चीज हमारे पास कवर हो गया कि हमारे पास वेग स्थिरांक क्या है। जो समानुपाती स्थिरांक जो के है, अभिक्रिया का ही क्या है, वेग स्थिरांक कहलाता है। वेग नियम में अभिकारक की सांद्रता की घात m और n का मान रासायनिक बल गतिकी के प्रयोग द्वारा निकाला जा सकता है। यह अभिक्रिया में अभिकारक a और b के गुणांकों के तुल्य होना आवश्यक नहीं है। अर्थात a और b बराबर अगर 1 मान लो
तो समीकरण में मान रखेंगे ऊपर में। मान लीजिए यहाँ पर ए का मान मैंने 1 मान लिया और बी का मान भी 1 मान लिया। 1 का गुणा 1 के साथ करूंगा 1 ही होगा, और 1 का गुणा के साथ करूंगा तो क्या होगा, के ही होगा। यही होता है हमारे पास बच्चों, वेग नियम कहलाते हैं हमारे पास। क्लियर है आपके लिए, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारे पास वेग स्थिरांक क्या है, थोड़ा सा इनको भी समझने की कोशिश करेंगे। काफी अच्छा है, इनको आप जरूर पढ़ें, सीखे, समझे। और नीचे का और जो मैं टॉपिक बताऊंगा, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। वही आपकी एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेंगे बच्चों, इनको कर ही लीजिए आप सभी लोग। देखते हैं वेग स्थिरांक क्या है, रेट कांस्टेंट क्या है। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया के वेग के तुल्य होता है जब अभिक्रिया में प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो। इसे के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो इतना ही आपको लिखना है, थोड़ा बहुत आपको इस तरीके से आपको कहना है कि आप एक चीज याद रखेंगे, अभिक्रिया की दर और सांद्रता के मध्य संबंध बताने के लिए एक नियम दिया जिसे वेग नियम कहते हैं। मान लीजिए ए बी अभिकारक है, बी हमारे पास यहाँ पर बोन बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है ए और बी के मिलाने के बाद। तो दर अभिक्रिया का वेग क्या कहता है कि हमारे पास जो अभिकारक होते हैं उनके समानुपाती होते हैं, है ना। जो रेट होते हैं उनके समानुपाती होते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास टी समय पश्चात में ए और बी की सांद्रता चेंज होने वाला है। अब इनको हम लोग समानुपात को हटाएंगे, के लगा देंगे, इनके सांद्रता एम है, इसका सांद्रता क्या है बच्चों, एन है। क्लियर हो, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो अभिक्रिया की जो दर होती है उनको कौन कौन प्रभावित कर सकते हैं, रेट को कौन कौन इफेक्ट करेगा। पहला है अभिकारक की प्रकृति। देखो बच्चों, अगर हमारे पास ध्रुवित अणु है ना, तो उनके मध्य रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही शीघ्र गति से होगा। ये प्लस है, ये माइनस है। अब प्लस और माइनस के मिलने से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो फास्ट बनेगा। अर्थात ध्रुवित का मतलब क्या होता है, पोलर आयनिजेशन कंपाउंड का मतलब क्या है, आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या है, जो प्लस और माइनस में डिवाइड होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं आयनिक कंपाउंड कहेंगे। तो यहाँ पर प्लस और माइनस सबको क्लियर दिख रहा है। तो ये प्लस और माइनस को अगर हम कंबाइन कर दें, मिला दें, तो रिएक्शन की दर क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। ये नीचे को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इतना सारा आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। चिन्ह लगाते जाएं बिल्कुल। जो रिएक्टेंट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन, देखिए बच्चों, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो उनका रेट भी, रिएक्शन का जो रेट है वो भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। आयनिक प्रोसेस में भी अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। उदाहरण है, यदि ए की सांद्रता दुगनी कर दी जाए तो अभिक्रिया वेग भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। अभिकारकों की जो सांद्रता है बढ़ाने से किसी दिए गए आयतन में अभिकारक अणुओं की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे अणुओं के मध्य प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। ये सब ज्यादा मत करिए, आप एक बात कहिए कि हमारे पास जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता हम लोग बढ़ाएंगे तो जो रिएक्शन की जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर ए है अभिकारक, इनका सांद्रता बढ़ाएंगे तो जो रिएक्शन का रेट का दर है वो भी क्या होगा बच्चों, बढ़ते जाएगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया की जो दर होती है वो 10 गुना बढ़ जाती है। देखिए, यह देखा गया है कि यदि किसी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है। सामान्यतः 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग पहले से 10 गुना, सॉरी, पहले से 2 गुना या 3 गुना क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अगर बच्चों हमारे पास पहले का जो टेम्परेचर है वहां पर 10 डिग्री टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो 2 से 3 गुना जो रिएक्शन की रेट होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई होप क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कमेंट करना मत भूलना। चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेंगे, तुरंत आपके मित्र को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ज्यादा जोड़ने की कोशिश करें अपने दोस्त लोगों को, ठीक। यहाँ देखिए, इस अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। ताप गुणांक किसे कहते हैं, तो इतना आप लिखेंगे तो ऊपर वाला जो भाग है इसे ही, इस अनुपात को, दो से जो अनुपात यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ 2 या 3 गुना कर रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, ताप गुणांक कहेंगे। क्लियर है, और ज्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। चौथा देखते हैं, प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से अभिक्रिया का दर क्या होता है, देखते हैं। अभिक्रिया का वेग पर दाब का प्रभाव भी केवल, दाब का प्रभाव केवल उन गैसीय अभिक्रियाओं पर पड़ता है जिनके नॉन स्टेकियोमिति समीकरण में अणुओं की जो संख्या होती है में परिवर्तन होता है। जैसे अमोनिया का निर्माण, N2 और H2, ठीक है। यहाँ पर 1 ग्राम है N2 और यहाँ पर 3 ग्राम है H2। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास अमोनिया गैस बनेंगे। तो इस अभिक्रिया में अभिकारक के 4 अणु मिल करके उत्पाद के 2 अणु बना रहे हैं। देखिए, मैंने बोला ना 3 अणु यहाँ, 1 अणु यहाँ, 4 हो गया, लेकिन बना प्रोडक्ट में कितना, 2। इसका मतलब ये हुआ
कि क्या हो गया, इनका जो प्रोडक्ट बना वो कम बना है ना। इसका अर्थ यह हुआ कि अभिक्रिया आगे बढ़ने के साथ साथ अभिक्रिया मिश्रण में अणुओं की संख्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है ना। अर्थात अणुओं की संख्या में कमी से दाब में कमी आ जाती है। अतः स्पष्ट है कि ऐसी अभिक्रिया उच्च दाब पर अधिक वेग से होगी। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है, 2-4 लाइन आप लिख देंगे, हेडिंग हेडिंग को याद रखेंगे। सॉल्वेंट, भाई देखिए सॉल्वेंट क्या फर्क पड़ता है। अलग अलग सॉल्वेंट में अभिक्रिया का जो रेट होता है अलग अलग होता है। सामान्यतः जिस विलायक का परावैद्युत स्थिरांक जितना अधिक होगा उसमें अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, तीव्र होगा। ठीक है, परावैद्युतांक मतलब आप समझ रहे हैं, डी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अगर हमारे पास जितना अधिक होगा उतना ही रेट क्या होगा, रिएक्शन की ज्यादा होगी। हमारे पास इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन, जो हमारे पास लाइट है उनका प्रभाव कैसे होता है। देखिए बच्चों, स्वाभाविक सा बात है, लाइट देने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती, इतना आप याद रखें। कुछ अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में अधिक तेजी से उत्पन्न होती है, क्योंकि इन अभिक्रिया में फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो अणुओं को उत्तेजित करने में दे देता है, जिससे अणु शीघ्रता से संक्रित होकर के उत्पाद बना लेता है। उदाहरण है H2 तथा Cl2 के संयोग से HCl का निर्माण होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं H2Cl2 मिलाओ, क्लोरीन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, दो दो है, तो यहाँ दो लिख दिए है ना, है ना। तो यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंट में हो रहा है, देखिए यहाँ पर अंधेरे में हो रहा है और ये सनलाइट के प्रेजेंट में हो रहा है। जब यहाँ पर कोई लाइट प्रेजेंट नहीं है, मतलब अंधेरा है, तो रिएक्शन की जो रेट है धीरे हो रहा है, अति मंद। लेकिन जैसे ही लाइट दे दिए तो रेट क्या हो गया, इनका बढ़ गया, बस यही चीज है। और देखते हैं केटालिस्ट, उत्प्रेरक के उपस्थिति से क्या होते हैं। देखिए बच्चों, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करते हैं। जैसे ही केटालिस्ट आ जाते हैं, उत्प्रेरक आ जाते हैं, तो अभिक्रिया के जो दर है वो बढ़ जाते हैं। जैसे MnO2 को देख पा रहे हैं आप लोग, है ना। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो MnO2 होते हैं एक तरह से केटालिस्ट की तरह काम करते हैं, और इनके आ जाने से जो यहाँ पर KClO3 है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, जल्दी से अपघटित होकर के KCl और O2 बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये उत्प्रेरक आ जाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। इतना आपको समझना है। ठीक है बच्चों, बस इतना आप कर लीजिएगा। क्षेत्रफल को भी अगर आप देखना चाहें तो कर लीजिएगा। एक बार रिपीट करता हूं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, अनुपस्थिति में कम होती है। विकिरण मतलब लाइट के प्रभाव से, रेडिएशन के प्रभाव से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है और एब्सेंट में घट जाती है, कम होती है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्रेजेंट में जो अभिक्रिया की दर क्या होती है, विलायक में बढ़ जाती है। और प्रेशर बढ़ा देने से क्या अभिक्रिया की दर बढ़ती कि नहीं बढ़ती है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर आपने पढ़ा है तो। टेम्परेचर बढ़ा देने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ जाता है, राइट ना। और जो अभिकारक होते हैं, जो रिएक्टेंट होती हैं, उनके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अगर आयनिक फॉर्म में है तो हमारे पास जो रिएक्शन होता है फास्ट होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अभिक्रिया आयनिक अभिक्रिया से क्या होती है, धीमी गति से होती है। यदि अभिक्रिया में बंधन का, ये सब मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना को लिख दीजिएगा। तो इतना हमने पूरा अच्छे से समझा बच्चों कि हमारे पास जो रिएक्शन होते हैं, जो रिएक्शन का रेट होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। हर बच्चे को पढ़ना है, प्लीज प्लीज मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, इनको जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। दुख मुझे बहुत होगा जब आप इस तरह के टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे बच्चों। नॉलेज के लिए पढ़िए जी, धूम मचा के पढ़िए, ऐसे मत पढ़िए। डिग्री लेने के लिए बिल्कुल भी मत पढ़िए, छोड़िए। डिग्री ऑटोमेटिक आएगा मेरे भाई जब आपका नॉलेज अच्छा रहेगा तो। और अच्छे से ज्ञान को एक्वायर करिए। इस उम्र में अगर आप नॉलेज को एक्सेप्ट, नॉलेज को नहीं बढ़ाएंगे तो भविष्य में और आप कब बढ़ाएंगे, बड़ी प्रॉब्लम की बात होगी हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आई होप, मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर दिया, समझा दिया। और आपका कोई सलाह रहेगा तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बता देंगे, मैं जरूर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके लिए एक अच्छा चीज तैयारी हो सके। ठीक है, चलिए फ्रेंड, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन आप जरूर दबा दीजिए, इतना तो कर ही दीजिए। क्या मतलब का आप वीडियो देख रहे हैं लाइक नहीं कर रहे हैं, बताइए। कोई मतलब है कि आपका वीडियो देखने का, कोई मतलब का नहीं है। हमको सपोर्ट नहीं कर सकते तो हम आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप थोड़ा तो सपोर्ट करिए, इतना तो कर सकते हैं आप जी, राइट ना। चलिए फ्रेंड, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।